चलो ध्यान देना, पेज नंबर 43 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, सेटिंग ऑफ अ बिजनेस। देखो अभी तक हमने जो टॉपिक पे बात की है उसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो मेमोरेंडम में जो 6 क्लॉजेज हैं, ओपीसी में एक 7th क्लॉज है नॉमिनी क्लॉज, उस पर बात हुई। आर्टिकल्स में हमने देखा कि कंपनी के वर्किंग रूल्स या बाई लॉज हैं और उसके अंदर आप कितने भी क्लॉजेज ऐड कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड ऑल्ट्रेशन भी पॉसिबल है, लेकिन ऑल्ट्रेशन के प्रोसीजर पे अपने जाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होने वाला है। अब जो टॉपिक्स यहाँ पे आगे आ रहे हैं वो देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहले लोन्स बोरोइंग्स की बात हो रही है, गारंटीज की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला हुआ है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, अभी जो सेक्शंस पढ़ रहे थे अपने कंपनी लॉ में 179 180, कुछ उसके रिलेशन में भी यहाँ पे पॉइंट आ सकता है। ठीक है, एन अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग डज नॉट क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। इस बारे में हमने पहले ही बात की कि अगर अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग हुई है और डायरेक्टर्स ने कंपनी की जो लिमिट है उसके बाहर जाके बोरोइंग की है, तो क्या कंपनी उस बात की लायबिलिटी लेती कि हमारे डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कर दी तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग बैक? वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है, इतना बोरोइंग तो कंपनी नहीं कर सकती। जो चीज़ को शेयर होल्डर्स ऑथोराइज नहीं कर सकते, वो काम अगर डायरेक्टर ने कर दिया है तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगी? और इसमें एक ये पॉइंट भी होता है ना कि आप मेमोरेंडम रिफर कर लेते, आर्टिकल्स पढ़ लेते, ओपन डॉक्यूमेंट है, अपने आप पता चल जाता। तो कहीं ना कहीं मनी लेंडर की भी मिस्टेक है, वो बात भी हमने देखी थी बोरोइंग्स वाले टॉपिक में, अपने डिस्कस कर रहे थे उस सेंस में। In a case, a company had accepted deposits from outsiders which were outside the scope of the memorandum. Same चीज बोली। When the company was ordered to be wound up, a question was raised whether the depositors were creditors of the company and whether the contributories could be asked to contribute towards the payment of deposits. Exactly वही आंसर चल रहा है कि भाई आउटसाइडर्स जो भी मनी लेंड कर रहे हैं कंपनी को, अगर वो बोरोइंग ही कंपनी की तरफ से अल्ट्रा वायर्स है, तो क्या वो कंपनी के ऑफिशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे या नहीं? तो ऑब्वियसली वो नहीं माने जाएंगे। इसमें हमने वो सब्रोगेशन वाला पॉइंट भी देखा था, वो टर्म आया तो साथ में याद करवा रहा हूँ। सब्रोगेशन में मैंने आपको बोला था कि कंपनी के डायरेक्टर्स अगर अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग करते हैं और उस फंड का कुछ हिस्सा कंपनी के एक्सपेंसेस या डेट्स पे आउट करने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उतने एक्सटेंड तक कंपनी की लायबिलिटी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये हमने डिस्कस किया था, दैट वाज सब्रोगेशन। तो ये उसके रेफरेंस में हो गया। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड डिपॉजिटर्स वर was not that of the debtor and creditor, but if the lender had lent the amount for discharging lawful expenses of the company, ही में रिकवर द अमाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख के रख लो सब्रोगेशन, क्योंकि वो वर्ड वैसा है ना कि मीनिंग फिर रिलेट नहीं हो पाता है, तो बेटर है कि आप वहाँ पे लिख लो सब्रोगेशन वर्ड लिख लो वहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स है कि नहीं उसके पैरामीटर्स बताए, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट में, इफ अ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी फॉल्स विद इन द ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स एंड हेंस नॉट वाइड। इंप्लाइड है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव से जो चीज मैच हो रही है वो अल्ट्रा वायर्स नहीं है तो वाइड नहीं है। इफ अ ट्रांजेक्शन इज आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इट इज अल्ट्रा वायर्स, इंप्लाइड। इफ अ ट्रांजेक्शन इज इन एक्सेस और अब्यूज ऑफ द कंपनीज पावर, it is ultra wires and such transaction will be set aside by the shareholders, or even ratification by the shareholders would not validate the act done beyond the authority of the company itself। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। कंपनी के मेमोरेंडम में जो लिखा है उसको तो शेयर होल्डर्स भी ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर शेयर, हमने बात की थी इंट्रा वायर इज द कंपनी एंड अल्ट्रा वायर इज द डायरेक्टर्स, तो वो वापस से एक बार रिलेट करा रहा हूँ आपको। अल्ट्रा वायर इज द डायरेक्टर, मतलब कंपनी के लिए ये चीज पॉसिबल थी कि इतना बोरोइंग कर सके, बट शेयर होल्डर्स को पूछ के, बिना पूछे डायरेक्टर्स ने बोरोइंग कर लिया तो उनके लिए ये एक्सेस ऑफ पावर हो गया। कंपनी को पूछ लिया होता तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब इस सिचुएशन में इस गलती को सुधारने का एक स्कोप है, दैट इज रेटिफिकेशन बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास ही पावर है। लेकिन अगर बोरोइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी या बियॉन्ड द मेमोरेंडम जाके किया गया है, शेयर होल्डर्स भी तो वहाँ पे हेल्पलेस है ना, वो कुछ नहीं कर सकते। वो बोलेंगे यार मेमोरेंडम में हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं है कि हम डायरेक्टर की गलती को सुधार सके, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका, तो वही चीज वहाँ पे कवर अप हो सकती है। तो उसी सेंस में ये चीज बोली हुई है। फिर देखें इम्प्लाइड पावर्स। इम्प्लाइड पावर्स वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज की हम कल बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैंने आपको बोला था कि मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, एक्सप्रेस वाले, इम्प्लाइड वाले या एंसिलरी ट्रांजेक्शन उसके साथ कवर हो जाते हैं। तो जो भी बिजनेस के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, उस बिजनेस में जितनी एक्टिविटीज यूजुअली की जाती है सारी लिस्ट करने की जरूरत नहीं, वो इम्प्लाइड होती है कि भाई बैंकिंग कंपनी के नाम से बिजनेस कर रहे हो या बैंकिंग ऑब्जेक्टिव है, तो मनी लेंडिंग और मनी डिपॉजिट इम्प्लाइड हो गया। तो हर चीज आप कोट नहीं करोगे उस क्लॉज के अंदर तो चलेगा, अदरवाइज वो क्लॉज कितना डिटेल में जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, वैसे बोला। इसके बाद पावर्स विच आर नॉट इम्प्लाइड, ये ऑपोजिट हो गया। अब ये सारी चीजें इम्प्लाइड नहीं होती, मेंशन की होंगी ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो ही आप परस्यू कर पाओगे, वैसे उसके कुछ एग्जांपल्स है। द फॉलोइंग पावर्स हैव बीन held not to be implied and it is therefore prudent to include them expressly in the object clause: acquiring any business similar to the company's own business,
सिमिलर टाइप की कंपनीज जो है उनको टेक ओवर कर लेना, बाई आउट कर लेना, तो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि हम ऐसा कर सकते हैं. एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट विद अदर पर्सन और कंपनीज फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप और फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर, अदर अरेंजमेंट्स, ये सब चीज़ें भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हम इस टाइप के वेंचर्स कर सकते हैं. टेकिंग शेयर्स इन अदर कंपनीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, taking share of other companies where such investment authorizes the doing indirectly which will not be intra wires if done directly. तो आप दूसरी कंपनीज के में अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, ये चीज़ अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, अपनी सब्सिडरीज के थ्रू, अपनी एसोसिएट्स के थ्रू, तो ये सब चीज़ें आपको अलाउड है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होना चाहिए. तो स्पेसिफाई करना नेसेसरी और कुछ नहीं. प्रमोटिंग अदर कंपनीज, हेल्पिंग देम फाइनेंशियली, अ पावर टू सेल एंड डिस्पोज कंपनीज अंडरटेकिंग, पावर टू यूज फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस जैसे बात हो रही थी 182 में, डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस 181 एंड ऑल, एक्टिंग एज अ श्योरिटी और एज अ गारंटर, ये चीज़ें स्पेसिफिक लिखी होंगी तो ये आप ये एक्टिविटी कर पाओगे. ये इम्प्लाइड पावर्स में नहीं आती, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट, अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी में शेयर होल्डर का क्या राइट रहता है, ये अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है. वो अपने पैसे वापस मांग सकता है, जो अलॉटमेंट हुआ वो अल्ट्रा वायर्स है, मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दो, तो करना पड़ेगा. अब अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट होंगे, हेड पॉइंट्स भी इनफ है. वॉइड एब इनिशियो, ये आपको पता ही. इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर लग जाएगा ऐसी एक्टिविटीज पे, और डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी आएगी, वो बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो रिपीट कंटेंट है पूरा. फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं, वेयर अ कंपनीज मनी हैज बीन यूज्ड अल्ट्रा वायर्स टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी, कंपनीज राइट ओवर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड सिक्योर एंड द कंपनी विल बी द राइट पार्टी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी. इम्प्लाइड है ना, आपके पैसों से कोई और प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, आपको पता है वो आपके पैसे हैं, आपको वापस मिलने चाहिए, और सामने वाले ने वो पैसा कोई प्रॉपर्टी में लगा दिया है, तो आप वो प्रॉपर्टी पे अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे या नहीं. आप वही बोलोगे ना, मेरे पैसे से खरीदी हुई चीज़ है तो मेरी है, सिंपल बात होगी. तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है. और लास्ट पॉइंट में, अल्ट्रा वाइज बोरिंग डज नॉट क्रिएट रिलेशन ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर, रिपीट हो रहा है. केस लॉ का डिसीजन था, उस फॉर्म में बोला. ये बेसिक हो गया कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट है. ये पूरा एक कंटेंट बन सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में उनको पूछना है, अल्ट्रा वायर्स का टॉपिक पूछना है ना, तो ये कंटेंट काम आएगा कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी आती है, कब आती है कब नहीं आती, रेटिफिकेशन वाली बात, सबरोगेशन वाली बात, एंड उसके इफेक्ट्स. तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, एक शॉर्ट नोट बन सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद एक डॉक्ट्राइन है. एक्चुअली यहाँ पे 3 डॉक्ट्राइन्स हैं जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसमें आने वाले हैं. मैं आपको तीनों डॉक्ट्राइन के नाम और उसका ऑर्डर बता देता हूँ कैसे पढ़ने वाले हैं. पहले इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन बोला है, इसको स्किप करके आप आगे चलो. नेक्स्ट एक टर्म है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पेज 47 पे है ना, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये भी एक डॉक्ट्राइन है. और एक तीसरा डॉक्ट्राइन नेक्स्ट पेज पे है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो. ठीक है, 3 टॉपिक्स हैं. इनका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, तीनों में है क्या, फिर लैंग्वेज के साथ भी टैली कर लेते हैं. सबसे पहले बात हो रही है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब समझते हैं. हम बात कर चुके हैं मेमोरेंडम पे, आर्टिकल्स पे. आप इस चीज़ को रजिस्टर करवाते हो आरओसी में. आरओसी की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल होता है, एमसीए के पोर्टल पे, कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, कंपनी फिजिकल कॉपीज भी प्रोवाइड करती है. कंपनी का यहाँ पे आइडिया या इंटेंशन ये है कि भाई देखो, हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बना दिए, सबमिट कर दिया आरओसी में, नाउ इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसको चाहिए रेफर कर सकता है. आप हमारी कंपनी के मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, इन्वेस्टर हो, मनी लेंडर हो, क्रेडिटर हो, कुछ भी हो, नहीं हो तो भी ऐसे टाइम पास भी करना है ना तो भी पढ़ लेना, हम मना नहीं कर रहे, ओपन डॉक्यूमेंट है. बट हम इसके साथ अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे जिसकी डिटेल्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में हमने क्लियर कर दी है, तो वी विल मेक एन अजम्पशन कि आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद सोच समझ के ही आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो. आपने नहीं पढ़ा और बाद में आप बोलो यार मुझे पता नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आया समझ में. और ये चीज़ें अपने हर जगह देखते हैं. आप रजिस्ट्रेशन भी करवाते हो अपने आईसीएसआई में, तो भी होता है ना आई अग्री. कोई ऐप डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, आता है आई अग्री. सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो तो आता है. तो अपने कहा आई अग्री में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं. कभी देखा, इतना छोटा सा स्क्रॉल बार होता है, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको आप स्क्रॉल करते रहो, खत्म नहीं होंगे. तो अकाउंट बनाने से पहले बंदा वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेगा नहीं. बट आपने आई अग्री कर लिया ना, दैट मीन्स यू हैव गिवन योर कंसेंट कि मैंने पढ़ लिया. अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है जो इसमें लिखी थी, तो मेरी गलती कि भाई मुझे नहीं पता था, आपकी गलती नहीं. सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी. एक बार मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्टर हो गए, देन इट इज ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट. कंपनी बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि आपको पता नहीं था, आपने पढ़ा नहीं, वो आपकी गलती. वैसा तो इस डॉक्ट्राइन को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंपनी की तरफ से कंस्ट्रक्टिव नोटिस है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई पढ़ के सोच समझ के हमारे साथ ट्रांजेक्शन करना. हम आपको बैठ के पढ़ाएंगे नहीं कि मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आर्टिकल्स में क्या लिखा है. इतना ड्यू डिलिजेंस तो आप कर सकते हो. जब आप स्टेक ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो,
देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। बेसिक बात यहाँ पे ये है। तो दिस इज अ बेनिफिट और अ बैकअप टू द कंपनी, अ प्रोटेक्शन टू द कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले केस में कि आउटसाइडर कंपनी पे ब्लेम करेगा तो कंपनी इसकी लायबिलिटी नहीं लेगी। क्लियर। अब इसके साथ साथ जो इसके पहले जो डॉक्ट्राइन दिया था इंडोर मैनेजमेंट वाला, वो एक बार समझ लो। जैसे मीनिंग के लेवल पे अपने बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज भी देखेंगे। इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। अब वो कैसे? देखो, कंपनी में मेरी कंपनी है, आप मेरी कंपनी के साथ डील करने से पहले मेमोरेंडम पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वो ओपन डोमेन में है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो आपको पता चलेंगे कि वो कहीं पे हाईलाइट होने नहीं वाले ऑफिशियली। फिर आप इनफॉर्मली कोई जुगाड़ कर रहे हो, कंपनी के एम्प्लॉयज को कांटेक्ट कर रहे हो, पर्सनली बात कर रहे हो, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, पैसे वैसे देके इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो, वो अलग बात है। पर उतना हर कोई ऑफिशियली उस लेवल पे कर नहीं सकता। तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में डिस्प्यूट्स हैं और उसकी वजह से अगर किसी आउटसाइडर को बाद में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो वो मिस्टेक कंपनी की मानी जाएगी कि भाई आपका मैनेजमेंट में अंदर झगड़ा हो रहा है, उसका जो असर जो है वो आउटसाइडर्स पे हो रहा है, जो बेचारे जेन्युइन मनी लेंडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो मिस्टेक कंपनी की। नाउ दिस विल गिव अ बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि आउटसाइडर ये बोल सकता है कि ये पता करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मेमोरेंडम आर्टिकल्स तो मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? ये तो कंपनी के अंदर का मैटर हो गया। तो इंडोर मैनेजमेंट में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स का नुकसान आउटसाइडर को नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हो गए, वैसे आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी ने अपने आप को पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई ये है, आप पढ़ के आना, अपने आप हमें मत बोलना। तो कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट दी आउटसाइडर्स। इंडोर मैनेजमेंट में इसका एग्जैक्ट रिवर्स होता है, आउटसाइडर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट द इंडोर मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसा आपने बोल सकते हो। ये दो डॉक्ट्राइन्स का बेसिक मीनिंग हो गया। और जो तीसरा डॉक्ट्राइन है ना, ऑल्टर ईगो वाला, इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला टॉपिक ध्यान है आपको? ये एग्जैक्टली वही डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि अगर कंपनी के नाम से कोई फ्रॉड्स किए जा रहे हैं तो कंपनी के नाम का पर्दा हटा के देखा जाएगा कि पीछे कौन है इसके, इसको बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो। बस तो ये क्राइटेरिया है, तो इसमें तो उससे ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं है। अब लैंग्वेज भी देख लेते हैं टॉपिक्स के। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला जो आंसर है पेज 47 पे दे रखा है, उसमें केसेस के फॉर्म में भी ये बात समझाई हुई है और थियरी भी दे रखी है। आप उसको 2 मिनट लेके उसकी लैंग्वेज को पढ़ लो, अभी रीड कर लो, कुछ नहीं समझ आता है तो बोलो, क्योंकि उसमें टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। बोलो, लैंग्वेज रीड कर ली। केस में इम्पैक्ट, a company is subject to the rule that where the conduct of a party charged with a notice shows that he had suspicions of the state of the facts, the knowledge of which would affect his legal rights, but that he deliberately refrained from making inquiries, will be treated as having had notice, though he is not entitled to claim for his own advantage। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि अगर सस्पिशन था, डाउट्स थे, और कहीं ना कहीं ये प्रूव हो रहा है कि आपको पता था कि कुछ इरेगुलरिटीज है और फिर भी आप आगे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो उस सेंस में बोला है। ये पॉइंट मैं इंडोर मैनेजमेंट वाले में कवर कर दूंगा, उसके एक्सेप्शन में केस आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा रिलेट होगा। अभी इस पॉइंट से इसको अपने नहीं भी रिलेट करे तो चलेगा। और कोई पॉइंट में कुछ क्वेरी? देखो लास्ट में जो पॉइंट लिखा है ना नीचे, सेक्शन 10 का रेफरेंस है, मनी पेएबल बाय मेंबर्स इज अ डेट, उसकी बात कर लेते हैं। Though all the money payable under the memorandum or articles by member is a debt due, the liability on the debt is not enforceable unless proper notice is given in accordance with the articles। प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेंबर से कोई भी पैसा रिकवर करना है, जैसे कॉल मनी या कुछ है, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर एक डेट है जो उसको रीपे करना चाहिए, लेकिन कंपनी उसके लिए जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं देती, उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेती, तब तक वो डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। जैसे फोरफीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, तो कॉल मनी मंगवाना है तो नोटिस तो दे दो, कम्युनिकेट करो, टाइम लिमिट दो, वार्निंग दे दो, जो प्रोसेस बोला है, उसके बाद आप फोर फीचर पे जा रहे हो तो समझ में आता है। डायरेक्टली फोरफीट ही कर लिया और इन्फॉर्म नहीं किया तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, ये इम्प्लाइड सी बात है। ठीक है, अब इंडोर मैनेजमेंट वाला आंसर देख लेते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ एक्सेप्शंस एंड एवरीथिंग, उसमें ज्यादा कंटेंट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में तो इतना कंटेंट था ही नहीं। इवन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स में अपने देखेंगे तो वही लैंग्वेज है जिस पे अपने बात कर रहे थे, तो एक बार क्विकली उसको गो थ्रू कर लेते हैं। देख, while the doctrine of constructive notice seeks to protect the company against the outsiders, the principle of indoor management operates to protect the outsiders against the company, जो मैंने आपको कंपैरिजन पहले ही बताया।
अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन लेड इन द गिवन केस, ये वो हिस्टोरिक लैंडमार्क केस है जहाँ पे ये डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ था। जैसे अपने वो सोलोमन वाले केस की बात कर रहे थे कि वो पहला केस था जिसमें सेपरेट आइडेंटिटी की बात हुई थी, वैसे ये जो ब्रिटिश बैंक और टर्पॉन वाला जो केस है 1856 का, ये फर्स्ट टाइम था जब इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन की बात हुई थी। तो बोला अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन इन द गिवन केस, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैविंग सैटिस्फाइड देमसेल्व्स दैट द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन इज नॉट in nature inconsistent with the memorandum and articles are not bound to inquire the regularity of any internal proceedings। आपने मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, आपको समझ आ गया कि जो ट्रांजेक्शन आप कंपनी के साथ कर रहे हो, कंपनी ऑथोराइज्ड है वो ट्रांजेक्शन करने के लिए, एंड देयर इज नथिंग इलीगल, तो बस आपकी ड्यूटी वहाँ खत्म हो गई। अब इंटरनल इरेगुलरिटीज को पता लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और ये इस डॉक्ट्राइन का बेस बन रहा है जिस पे हम बात कर रहे हैं। फिर आगे, in other words, while the person contracting with the company are presumed to know the provisions of the contents of memorandum and articles, they are entitled to assume that the provisions of articles have been observed by the officers of the company. It is not a part of the duty of an outsider to see that the company carries out its own internal regulation। सेम बात को रिपीट किया। इन अदर वर्ड्स मतलब सिंपल लैंग्वेज जो अपने को समझ में आती है, आप उस पर फोकस करोगे तो इजीली रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन का कुछ रेफरेंस है 176। No act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification, or had terminated by virtue of any provisions contained in this act or in the articles of the company। इसका मतलब ये है कि एज ए डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट किया गया है और आप उस ड्यूरेशन में जो भी डिसीजंस लेते हो ये मानते हुए कि हाँ भाई मैं एक वैलिडली अपॉइंटेड डायरेक्टर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आपके एक्शंस जो आपने लिए वो वैलिड माने जाएंगे। कहीं अगर ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू आर डिस्क्वालीफाइड और आप लीगली अलाउड नहीं थे ऐसा एक्शन लेने के लिए, बट आपको भी नहीं पता था, आपको नहीं पता था डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, आप अपना काम रूटीन में किए जा रहे थे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को वैलिड माना जाएगा, उसमें इनवैलिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस सेंस में बोला। बट कुछ प्रोविजो भी है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू गिव वैलिडिटी टू एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन नोटिस्ड बाय द कंपनी टू बी इनवैलिड। आपको बता दिया कि आपका अपॉइंटमेंट वैलिड तरीके से नहीं हुआ है, तो अब इसके बाद भी आप एक्शंस लिए जा रहे हो, तो वो एक्शंस को आप वैलिडेट नहीं कर सकते। लेकिन अब तक आपने जो एक्शंस लिए अननोइंगली विदाउट नॉलेज कि आपका अपॉइंटमेंट ही टर्मिनेट हो गया, तो वो एक्शंस वैलिड माने जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे ही होना चाहिए, तो वही सेक्शन में क्लैरिफाई करते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई where the act itself is not in competence of the board of directors। Example, compromising unpaid calls under the guise of forfeiture, the transaction being ultra vires and invalid। ठीक है, डिटेल में नहीं समझाया, इन शॉर्ट बात जो ऊपर बोली थी उस सेंस में ही है, तो आप केस में अपने इन डेप्थ दिया ही नहीं कंटेंट, तो उसमें नहीं जाएंगे, चलेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, सेम स्टोरी, इसको आप रीडिंग में ले सकते हो, जो सेक्शन में लिखा था वही बोला हुआ है, नया कुछ नहीं। एक्सेप्शंस देख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी आ चुका है, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और वापस शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, वो जो केस में पूछ रहे थे ना, वो पॉइंट हो गया कि आउटसाइडर को इरेगुलरिटी के बारे में पता था, सस्पिशन था उसके माइंड में, लेकिन फिर भी वो ट्रांजेक्शन में आगे बढ़ गया। तो आपको पता है कि यार जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसमें आपका नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ट्रांजेक्शन करना ही है, तो फिर उसमें आप बाद में किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये इम्प्लाइड सी बात होगी। नेक्स्ट, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब आपने खुद मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़े नहीं, लेकिन फिर बाद में आप ब्लेम कर रहे हो कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज को। अपने ना किसी और को ब्लेम करे उससे पहले हमारे साइड से हमें अपना पार्ट जो है वो फुलफिल कर लेना चाहिए। आप अपना काम कर नहीं रहे हो लेकिन दूसरी गलती निकाल रहे हो, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा आपने भी तो अपना काम नहीं किया ना, तो बात तो बराबर हो गई, मैंने नॉन कंप्लायंस किया तो आपने भी तो किया, ये वो बात है। तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़े बिना आप कंपनी की इरेगुलरिटीज को ब्लेम करने जाओगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्जरी। अब ये तो इम्प्लाइड है, फॉर्जरी वाली सिचुएशन आपको पता है, इसमें तो ना कंपनी की कोई मिस्टेक है, ठीक है, आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया, फॉर्जरी हो गई, तो कंपनी अपने ऊपर क्यों ब्लेम लेगी? आप इंटरनल मैनेजमेंट तक जा ही नहीं रहे हो, जिसने आपके साथ ट्रांजेक्शन किया उसी ने फ्रॉड कर दिया और उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें कंपनी का कहीं रोल बीच में आने वाला नहीं, वो तो पार्टी टू द मैटर हुई नहीं ना, वैसा हो। ठीक है, इसमें अब इस फोर्जरी वाले पॉइंट को इन्होंने 2-3 पॉइंट्स यूज करके एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक आइडिया वही है, एक कंपनी के नाम से कोई थर्ड पर्सन आपके साथ फ्रॉड करके चला गया, अब आप कंपनी को ब्लेम कर रहे हो, बोले आपके नाम से आया था। बीच में ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में भी ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं ना, केवाईसी के लिए आता है, बीच में पेटीएम कंपनी के नाम से आते थे मैसेज, पेटीएम पे आपने अकाउंट बनाया, आपका केवाईसी अपडेट करना है, वो केवाईसी अपडेट करने के लिए लिंक भेजते थे, एसएमएस आया, लोगों ने लिंक खोल दिया, बोले आधार कार्ड अपलोड कर दो, ओटीपी आएगा वो दे दो, बस पे बैलेंस खत्म हो गया आपके अकाउंट से, आधार कार्ड और ओटीपी मिल गया तो बैंक से
अमाउंट ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें पेटीएम के नाम से कोई फ्रॉड कर रहा है तो पेटीएम रिस्पॉन्सिबल, उसका कोई ऑफिसर तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो आप पेटीएम से क्लेम मांग रहे हो, बोले नहीं आपके नाम से फ्रॉड हुआ ना तो पैसे आप ही भरोगे। बोले यार ये अच्छा है, मेरे नाम से कोई भी फ्रॉड करके जाएगा, आप मुझ पर केस करोगे, मैं कॉम्पनसेट करता रहूंगा, वैसे ही कंपनी की हालत खराब है जानते ही, उसके बाद भी पैसे हम देंगे ऊपर से, तो इतना फंडिंग लाएंगे कहाँ से? जो फंडिंग था उसी की हालत खराब चल रही है और पैसे मांगोगे कैसे देंगे? तो ऑब्वियसली वो जो गलती है वो कंपनी की तरफ से नहीं है। बीच में उन्होंने ये भी कोविड के बाद की बात है, जब थोड़ा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गए थे, पेटीएम का ऐप ओपन करो ना तो उसमें स्टार्टिंग में पहले एक वो डिस्क्लेमर आता था कि बोले इस टाइप के जो मैसेजेस आते थे ना उसके उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे ऐप ओपन करते ही। तो बोले ये फेक है, ऐसे फेक करके उसके ऊपर स्टिकर लगा के वो दिखा रहे थे कि भाई इस टाइप के कोई भी मैसेजेस हमारी कंपनी से केवाईसी अपडेट के नहीं आते। कोई भी आपको कॉल करके बोलता है कि हम पेटीएम के एम्प्लॉय है, आपको बिलीव नहीं करना है। तो उन्होंने वो चीज़ डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी थी जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टी स्कैम करने वाले लोगों की वजह से नाम कंपनी का खराब हो रहा था, उनका बिजनेस हिट हो रहा था, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से भी दूर भाग रहे थे या तो ऐप यूज नहीं कर रहे, तो उस वजह से उनको ये चीज़ करनी पड़ी। तो फोर्जरी वाले केस में कंपनी की तो कोई मिस्टेक आप निकाल ही नहीं सकते, वो पॉइंट। नेग्लिजेंस का वापस मतलब वही हो गया, आप खुद अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट हो और फिर आप ब्लेम कंपनी को कर रहे हो, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट में अगेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई वेयर द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी। ये एग्जैक्टली मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वैसे ही हो गया। वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी का मतलब ये है कि जिस पर्सन ने आपके साथ ट्रांजेक्शन किया, कंपनी बोल रही है कि भाई इसकी लायबिलिटी तो छोड़ो, ये बंदे को हम जानते ही नहीं है, ये हमारी कंपनी में कोई पोस्ट पे नहीं है, हमारा एजेंट नहीं है, अगर इसने आपके सामने डायरेक्टर बन के अपने आप को रिप्रेजेंट किया और आपने उसके साथ डील कर लिया, तो हम क्या कर सकते हो? कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं है, ऐसे तो कोई भी हमारे नाम से आके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके चला जाएगा और आप बाद में कंपनी को ब्लेम करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी ही नहीं है, वो हमारा एजेंट ही नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हो, हम जानते ही नहीं है कोई पर्सन है। आप हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देख सकते हो, आपके साथ फ्रॉड हो गया। अब जो फ्रॉड हुआ है ना, आप उस पर्सन पे ब्लेम करो, उसके अगेंस्ट एफआईआर कराओ, कंपनी का नाम आप यूज करोगे भी तो लीगली आपको हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई कंपनी से पैसा मांग लो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी, कि वो है ही नहीं। और लास्ट पार्ट में द डॉक्ट्राइन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल वेयर अ प्री कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर द कंपनी इटसेल्फ कैन एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर पावर। ये वही हो गया अल्ट्रा वायर्स, कि भाई जो बात आप कर रहे हो ना कि हमने ये ट्रांजेक्शन किया, आपका नुकसान कर दिया, ऐसा ट्रांजेक्शन करने की अथॉरिटी तो हमारे पास मेमोरेंडम में नहीं है। और ऐसा ट्रांजेक्शन हमें करना हो ना तो पहले वो प्री रिक्विजिट फुलफिल करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, देन ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने कहाँ से ऐसा ट्रांजेक्शन कर लिया? और आपने ट्रांजेक्शन में एंटर किया भी है ना तो वो आपकी गलती है, अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी है, द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सीधा सीधा डिनाई कर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गए, 6 पॉइंट्स है, ऑब्वियसली आंसर बनेगा। नेक्स्ट पेज 48 पे आ जाओ। लीगल इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कुछ 4 कॉम्बिनेशन है। बाइंडिंग इफेक्ट की बात होगी, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का इफेक्ट क्या होता है? क्या मेंबर्स बाउंड होते हैं टू द कंपनी? मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं? तो इम्प्लाइड है, आर्टिकल्स में जो लिखा है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो मेंबर्स के ऊपर उतना बाइंडिंग इफेक्ट तो आता है। कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स, वो भी होने वाला है, कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर के राइट्स एंड ऑल उनको प्रोवाइड करना। अब इसमें डिपेंड करता है, 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, जनरल राइट्स अलग चीज होती है, तो वो बातें यहाँ पे हो रही है। मेंबर बाउंड टू मेंबर, एक कंपनी के हम सब शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ भी हमारा कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है 1-to-1? नहीं, वो तो है नहीं। आप एक इंस्टीट्यूशन के कॉमन शेयर होल्डर्स हो, एक ही कंपनी के सब शेयर होल्डर्स हो, बट एक दूसरे के साथ आपका 1-to-1 कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज आप एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हो और कॉमन मेंबर्स हो, बस वही आपका इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया कि हम सेम कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर आपको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको कंपनी के मैनेजमेंट के चैनल के थ्रू ही प्रोसीड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक दूसरे पे ब्लेम करोगे, कोई केस फाइल कर दोगे, तो उसका तो कोई सेंस नहीं ना, क्योंकि 1-to-1 तो कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं। अब एक कोई इंस्टीट्यूशन है, क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है, अगर हम उसके मेंबर है और हमें किसी दूसरे मेंबर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही तो हम क्या करेंगे? सोसाइटी के मैनेजमेंट को बोलेंगे। ये सेम बात यहाँ पे भी होने वाली है। तो आप इनडायरेक्टली बाइंडेड हो, डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर कोई बाइंडिंग इफेक्ट दो मेंबर्स के बीच में नहीं आने वाला। और लास्ट, मेंबर्स या कंपनी बाउंड टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स की तरफ कंपनी क्यों बाउंड होगी? ना वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स का हिस्सा है, ना वो कंपनी के मेंबर है, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। आउटसाइडर्स की तरफ कंपनी तभी बाइंडेड होगी जब उन आउटसाइडर्स के साथ कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट हुआ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन बोली, कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, वो तो बाइंडिंग इफेक्ट आ ही जाएगा। विदाउट दैट आउटसाइडर से कंपनियां क्या लेना देना, इसलिए बोला कंपनी इज नॉट
बाउंड टू द आउटसाइडर। और लास्ट में एक आंसर आ रहा है, ये एग्जाम में पूछते हैं, काफी बार पूछा है, जो डिफरेंस बिटवीन वाली अपने बात कर रहे थे, 3-4 डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन एक सेक्शन में आ जाते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल्स का भी डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं। आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना है, हेड पॉइंट्स बना के या पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना के, तो वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे इन्होंने प्रेजेंट किया वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ अपना ये चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे।